बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, प्रेरणा सूची का निर्माण किया गया है एवं प्रेरणा तालिका बनाई गई है। साथ ही 3 हस्त पुस्तिकाएं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह भी विकसित की गई हैं। इन सभी पर आधारित एक ऑनलाइन प्रशिक्षण सभी शिक्षकों का एआरपी के द्वारा कराया जा चुका है। वर्तमान में कुछ जनपदों में इन सभी पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रयागराज, बरेली इत्यादि जनपदों में यह परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कुछ जनपदों में यह परीक्षा गतिमान है। संभवतः शीघ्र ही सभी जनपदों में यह परीक्षा ली जाएगी। इसी के क्रम में मेरे द्वारा कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। आशा है कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? 2, 3, 4 या 5? हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह भाषा और गणित विषयों हेतु निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2, अर्थात मिशन प्रेरणा हेतु भाषा और गणित विषयों का चयन किया गया है। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य कितनी कक्षाओं हेतु दिया गया है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 और 5। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए निर्धारित किए गए हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? यह प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सितंबर 2019, 5 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 तो इसका आंसर नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 4 सितंबर 2019 और 5 सितंबर 2019। इन दोनों में सभी शिक्षक जो हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राय यह कहा जाता है कि मिशन प्रेरणा की शुरुआत शिक्षक दिवस पर की गई, लेकिन शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अर्थात 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई थी। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 4 सितंबर 2019। 4 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई थी। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे उत्तम प्रदेश। इस प्रश्न में भी जो 2 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश और प्रेरक प्रदेश और हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, इनमें कुछ शिक्षकों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मिशन प्रेरणा की टैगलाइन इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, यह मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है। ध्यान दीजिएगा, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, यही इसका सही जवाब है। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है को पढ़ने में कितना समय लगे कि वह कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर ले? देखिए, यह प्रश्न बहुत घुमाकर दिया गया है। यहाँ पर वाक्य दिया गया कि राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है,
तो इसको पढ़ने में बच्चे को कितना समय लगे, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि उसने कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 सेकंड, 25 सेकंड, 24 सेकंड और 23 सेकंड। देखिए, हम जानते हैं कि कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य भाषा का है कि बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, तो हम समझेंगे कि बच्चे ने कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 20 शब्द प्रति मिनट अर्थात 60 सेकंड में बच्चा 20 शब्द पढ़ ले। इस हिसाब से एक शब्द के लिए 3 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस वाक्य में कितने शब्द हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 शब्द हैं और एक शब्द के लिए 3 सेकंड का समय निर्धारित है। तो इस प्रकार से 8 या 24, 24 सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 24 सेकंड। यदि बच्चा इस वाक्य को 24 सेकंड में पढ़ लेता है तो हम समझेंगे कि उस बच्चे ने कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितनी भाषाओं में प्राप्त किए जाने हैं? 1, 2, 3 या 4? जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया कि मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह भाषा और गणित विषयों के निर्धारित किए गए हैं। हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू 4 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। उसमें भी प्रेरणा लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं केवल हिंदी भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य एक भाषा में प्राप्त किए जाने हैं, अर्थात हिंदी भाषा में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? लिखित, मौखिक, दोनों, कोई नहीं। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? सबसे पहले हम देखें कि कक्षा 1 का लक्ष्य है क्या। कक्षा 1 का लक्ष्य भाषा में कि बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही प्रकार से पहचान लें, और इसी प्रकार गणित में कि बच्चे निर्धारित सूची में से 5 अंक सही सही पहचान लें, तो हम मान लेंगे कि बच्चे ने कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। तो यह जो पहचानने 5 शब्द या 5 अंक पहचानने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह है मौखिक। इस प्रकार से हम कक्षा 1 के बच्चों का आकलन जो है वह मौखिक रूप से करेंगे। 5 शब्द या 5 अंक पहचानने का लक्ष्य जो है वह मौखिक रूप से ही इसका आकलन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मार्च 2022 जो है वह प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रेरक विकास खंड, हमारा प्रेरक विकास खंड कब तक घोषित हो जाए, उसके लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? 26 दिसंबर 2020, 26 जनवरी 2021, 26 फरवरी 2022 या 26 मार्च 2022। तो साथियों, इसका सही जवाब है 26 जनवरी 2021। प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि 26 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। प्रेरणा सूची में, प्रेरणा तालिका में, आधारशिला में या ध्यान आकर्षण में। कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम, देखिए यह जो है इसका आंसर होगा प्रेरणा सूची में। प्रेरणा सूची में प्रत्येक कक्षा की भाषा और गणित के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रेरणा सूची में
कक्षा 1 से 5 तक के भाषा और गणित की दक्षताएं दी गई हैं। तो इसका सही जवाब है प्रेरणा सूची। प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? प्रधानाध्यापक, ARP, खंड शिक्षा अधिकारी या स्वतंत्र संस्था। प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था के द्वारा किया जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो इसका सही जवाब है त्रैमासिक। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेंगे। विद्यालय में प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी, डाइट मेंटर, ARP या प्रधानाध्यापक। तो इसका सही जवाब है प्रधानाध्यापक विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेंगे। अधिगम स्तर में अंतर है। अधिगम स्तर में अंतर क्या होता है? अधिगम स्तर कहते हैं लर्निंग गैप को। लर्निंग गैप को संक्षेप में LG लिखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है AO अर्थात एक्चुअल आउटकम माइनस EO अर्थात एक्सपेक्टेड आउटकम इक्वल टू LG अर्थात लर्निंग गैप। AO अर्थात वास्तविक आउटकम जो है वास्तविक स्तर, और EO अर्थात अपेक्षित स्तर। वास्तविक स्तर और अपेक्षित स्तर के अंतर को लर्निंग गैप कहेंगे या अधिगम स्तर कहेंगे, या अपेक्षित स्तर और वास्तविक स्तर के अंतर को अधिगम स्तर कहेंगे, या अधिगम स्तर और वास्तविक स्तर के अंतर को। यह तो देखिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार यह भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब हमें इनमें से देखना है। अधिगम स्तर होता है कि जो अपेक्षित स्तर है अर्थात एक्सपेक्टेड आउटकम है उनमें और वास्तविक स्तर अर्थात एक्चुअल आउटकम में जो अंतर होता है उसको लर्निंग गैप अर्थात अधिगम स्तर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है EO माइनस AO इक्वल टू LG। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? 2, 4, 3 या 1? लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं। केंद्रिक आउटकम या फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम और उप आउटकम। लर्निंग आउटकम के इस प्रकार से ये 3 स्तर हैं। कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े हुए आउटकम हैं उप आउटकम, नेस्टेड आउटकम, फोकल आउटकम या उपरोक्त सभी। नेस्टेड आउटकम जो है वो कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े हुए आउटकम हैं। बाला में L से क्या आशय है? लिसनिंग, लर्निंग, लो नॉलेज, लॉन्ग रीडिंग। बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। तो यहाँ पर L से तात्पर्य है लर्निंग। शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या उपर्युक्त सभी। शिक्षण योजना एवं शिक्षण डायरी का उल्लेख शिक्षण संग्रह में किया गया है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में कितनी शिक्षण तकनीकें हैं? 15, 16, 18, 21। तो ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में 18 शिक्षण तकनीकें दी गई हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक कौन सी है? आधारशिला, ध्यान आकर्षण,
शिक्षण संग्रह और सहज 1, 2 व 3। तो साथियों, इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक सहज 1, 2 और 3 है। ये अभी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, शीघ्र ही यह विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 5, 15, 18, 10। हम सभी जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य 5 भाषा के और 5 गणित के निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 5, 10, 4 या 2? प्रत्येक कक्षा के लिए 2 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कक्षा 1 के लिए 1 भाषा का और 1 गणित का 2 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए भी 2, कक्षा 3 के लिए भी, कक्षा 4 के लिए और कक्षा 5 के लिए भी 2-2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ELPS में P का क्या आशय है? प्रेजेंटिंग, पिक्चर, पुअर, पावर। ELPS यह गणित शिक्षण का क्रम है। E से एक्सपीरियंस, L से लर्निंग, P से पिक्चर और S से सिंबल। तो यहाँ पर ELPS में P से आशय है पिक्चर। ERAC में R से आशय है। ERAC यह सीखने सिखाने का क्रम है। इसमें R से आशय है रिफ्लेक्शन, रिपोर्ट, रीडिंग या राइट। यहाँ पर E से तात्पर्य है एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो इस प्रकार यहाँ पर R से आशय है रिफ्लेक्शन। FLO का तात्पर्य है फ्लेक्सिबल लर्निंग आउटकम, फर्स्ट लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम या फॉल्स लर्निंग आउटकम। तो FLO का तात्पर्य है फोकल लर्निंग आउटकम। EREC का तात्पर्य है, हमने अभी पीछे प्रश्न देखा था EREC का, जिसमें हमने बताया था कि E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं E से एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, R से रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन, A से एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग, C से कंसोलिडेशन अर्थात निष्कर्ष। इस प्रकार से यह तीसरा ऑप्शन, ग वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। EREC का तात्पर्य है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। इस प्रकार से यह हमारे 25 प्रश्नों की प्रश्नावली पूर्ण होती है। आशा है मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।